हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ मोशन। तो नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि मोशन मतलब क्या चीज़ हुआ, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अरे कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये समझना होगा सबसे पहले कि मोशन क्या चीज़ होती है। तो 2 मिनट सोचिए मोशन मतलब क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट सोचें। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचा होगा मोशन मतलब क्या चीज़ होती है। मोशन मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो सीधी सी बात है वो किस में हो गई, मोशन पे। अब जैसे कि मान लो इस मार्कर को मैं घुमा रहा हूँ तो ये किस में हो गया है, मोशन में हो गया है। अब जैसे कि बोर्ड जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये किस पर हो गया है, रेस्ट पर हो गया है। मतलब एनीथिंग विच इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विल बी कॉल्ड इन मोशन। किस में कहलाएगी वो, मोशन में। और यहीं अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो किस में कहलाएगी, रेस्ट पे। ये बात सही है, ठीक ठाक है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है। वो कमी क्या है वो भी अपन समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो ये जो अपने पास बोर्ड है किस पर है, रेस्ट पर है। तो मैं बोर्ड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पर दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल सही बात है। तो बोर्ड किस पर हो गया है, रेस्ट पर। अच्छा ये बोर्ड किससे अटैच्ड है, किस पर हमने इसको टांगा हुआ है, किस पे, दीवार पर। तो ये वॉल भी किस पर होगी, रेस्ट पर। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो बोर्ड भी रेस्ट पर है। तो ये वॉल भी किस पर है, रेस्ट पर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बोर्ड रेस्ट पर है, बोर्ड किससे अटैच्ड है, वॉल से, वॉल भी रेस्ट पर है। क्योंकि वॉल किससे अटैच्ड है, इस बिल्डिंग से, बिल्डिंग से अटैच्ड है। और बिल्डिंग भी किस पर है, रेस्ट पे। अरे यार आपको बिल्डिंग मूव करती दिखाई दे रही है, ऐसा होगा कि यार चलती चलती जा रही है बिल्डिंग, कहीं दूर पहुंच जा रही है, आज यहाँ पर मिली कल कहीं और मिलेगी, नहीं होता है ना ऐसा। मतलब कि बिल्डिंग भी किस पर है, रेस्ट पर। ये बिल्डिंग किस पर बनी हुई है, अर्थ पर। बिल्डिंग किस पर बनी हुई है, अर्थ पर। अच्छा अर्थ किस पर है, अर्थ किस पे है, रेस्ट पे या मोशन पे है, सोचो जल्दी बताओ। अर्थ किस पर हो गई, मोशन पर। तो अर्थ से अगर ये बिल्डिंग अटैच्ड है तो बिल्डिंग भी किस पर हो जाएगी, मोशन पर। और बिल्डिंग से अगर ये वॉल है तो ये भी किस पर होगी, मोशन में होगी। और ये बोर्ड भी अगर इस वॉल से अटैच्ड है तो ये भी किस पर होगा, मोशन पे। तो ये क्या बात हुई, शुरुआत में हमने माना था कि बोर्ड किस पर है, रेस्ट पे, वॉल किस पर है, रेस्ट पे, बिल्डिंग किस पर है, रेस्ट पे। और बिल्डिंग किस पर बनी हुई, अर्थ पे। अर्थ किस पर हो गई, मोशन पे। तो ये बिल्डिंग भी किस पे हो गई है, मोशन पे। वॉल भी किस पे है, मोशन पे। और ये बोर्ड भी किस पर आ गया है, मोशन पे। मतलब ये क्या बात हुई यार, एक ही बात को दो दो बार कैसे अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। एक बात मान लो ना यार, या तो रेस्ट मान लो या मोशन मान लो, अलग अलग तरह से क्यों डिफाइन कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे इसका रीज़न समझ लेते हैं। क्या हुआ, जब हमने रेस्ट और मोशन की बात की, बोर्ड को शुरुआत पर किस पर माना, रेस्ट पे, फिर घूम फिर कर किस पर मान लिया, मोशन पे। तो यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस हुआ, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये होता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। ऐसी कौन सी बॉडी है जिसके रेस्पेक्ट में आपने इस पर्टिकुलर बॉडी को रेस्ट पे या मोशन पे माना है। जैसे कि शुरुआत में मैंने बोर्ड को किस पर माना था, रेस्ट पे। तो मैं अपनी सराउंडिंग को देख रहा हूँ, इस पूरे रूम को देख रहा हूँ, अर्थ को देख रहा हूँ। अर्थ के रेस्पेक्ट में ये बोर्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या, नहीं। अगर मान लो ग्राउंड वहाँ पर है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो कुछ भी पोजीशन है इस बोर्ड की, वही के वही बनी रहे। तो ये किस पर दिख रहा है मुझे, रेस्ट पे। इट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर बोर्ड इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देयरफॉर इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आगे समझते हैं, दिस बॉल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दीवार पे अपनी कोई पोजीशन चेंज कर रही है क्या, नहीं, नहीं कर रही है। अगर ये दीवार भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, इट मीन्स इट विल बी ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगेन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तीसरी बात करते हैं, बिल्डिंग। अरे यार बिल्डिंग कहीं चल के जा रही क्या, नहीं। एक बार हमने जहाँ पर बिल्डिंग बना दी, जिस पोजीशन पर बिल्डिंग बना दी वो वहीं की वहीं रहेगी। इट मीन्स दैट बिल्डिंग इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, देयरफॉर द बिल्डिंग विल ऑल्सो बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। अब अपन बात करते हैं, अर्थ जो है वो मोशन पे है। अरे पहले देख लेते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में किस पर है, रेस्ट। ये बात थोड़ी हैवी हो जाएगी, चलो अब एक काम करते हैं, अर्थ मोशन कर रही है,
किसके रेस्पेक्ट में? सन के रेस्पेक्ट में। अरे सन के चारों ओर ही तो घूम रही है, ये बात हमने बहुत पहले पढ़ ली थी, बचपन में भी पढ़ी थी वाली बात कि अर्थ क्या कर रही है? मोशन। किसके रेस्पेक्ट में? सन के रेस्पेक्ट में। अब तक देखो बोर्ड का मैंने रेफरेंस किसको माना था? अर्थ को। वॉल के लिए रेफरेंस किसको माना था? अर्थ को। बिल्डिंग के लिए रेफरेंस किसको माना था? अर्थ को। लेकिन जैसे ही अर्थ के बारे में बात करो तो मैं रेफरेंस ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच गया हूँ? सन पर। सन के रेस्पेक्ट में अर्थ क्या कर रही है? मूव। तो सन के रेस्पेक्ट में ये बिल्डिंग भी क्या कर रही है? मूव। अरे यार सन यहाँ पर बीच में है, अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसके ऊपर रखी हुई जो भी चीज़ है वो भी तो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, तो वो भी किस पर हो गई है? मोशन पे। इट मीन्स दैट जब मैंने शुरुआत में इस बिल्डिंग को रेस्ट पर माना तो वो किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में माना? अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब जब मैं बिल्डिंग को मोशन पर मान रहा हूँ तो वो किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान रहा हूँ? सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मतलब कि शुरुआत में रेस्ट पे किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में। बाद में मोशन किसके रेस्पेक्ट में? सन के रेस्पेक्ट में। मतलब कि कोई भी एक बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन पे भी हो सकती है। आप इसके बारे में पर्टिकुलरली नहीं कह सकते हो कि ये बोर्ड एग्जैक्टली किस पर है? रेस्ट पे। या एक बोर्ड एग्जैक्टली किस पर है? मोशन पे। हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो। आपको ये बताना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही, तभी हम क्या बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर बॉडी रेस्ट पे है या फिर मोशन पे। जैसे कि अगर मैं पूछ लूँ कि पता मून किस पर है, रेस्ट पे या मोशन पे, तो आप लोगों का आंसर होगा ऑब्वियस सी बात है सर, मून तो मूव कर रहा है मोशन पे। फिर वही गलती, हमने क्या बोला कि आपको पूछना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पता करना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कोई बॉडी पर्टिकुलरली रेस्ट पर है या मोशन पे। इट मीन्स दैट देयर इज नो डेफिनेट एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी का एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन आप नहीं बता सकते। हम क्या बता सकते हैं? रिलेटिव बता सकते हैं। रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन क्यों नहीं बता सकते? वो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस यूनिवर्स के अंदर फिक्स्ड है। आप ये देखेंगे कि आपको लग रहा है कि यार हम मूव कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, इट मीन्स दैट अर्थ इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जबकि नहीं। अगर हम अर्थ से बाहर जाकर देखें तो हमें पता चलेगा अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये वाली बात आपको पता है पहले से। अब हमें लगता है कि सन जो है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, वो सन मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही इस यूनिवर्स के अंदर, इस गैलेक्सी के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये तो अभी से मैंने गैलेक्सी की बात कही, गैलेक्सीज भी बहुत सारी हैं। ये गैलेक्सीज क्या हो रही हैं? एक्सपांड हो रही हैं। इन दोनों के रिलेटिव बीच की, इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है किनकी? दो गैलेक्सीज के बीच की, वो भी क्या हो रही है? चेंज। तो एग्जैक्टली रेस्ट पर कौन है हमें नहीं पता। कौन सी गैलेक्सी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एग्जैक्टली रेस्ट पर है, जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो हमें नहीं पता। तो जब तक हमें वो पॉइंट नहीं पता होगा हम एब्सोल्यूट रेस्ट किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? नहीं कर सकते। देयरफॉर रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ? आपको किसी ना किसी बॉडी के रेस्पेक्ट में आपको बताना पड़ेगा कि ये बॉडी पर्टिकुलरली रेस्ट पर है या मोशन पे है। तो वही क्वेश्चन दोबारा आ जाता है कि मून बताएं किस पर है, रेस्ट पे या मोशन पे। तो आपको पूछना पड़ेगा कि बताइए रेफरेंस फ्रेम क्या है, किस रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में बताना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो मैं बोल दूं कि अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो अर्थ तो बताओ, मान लिया जाए कि थोड़ी देर के लिए सेंटर पर है और उसके अराउंड क्या कर रहा है? मून रिवॉल्व कर रहा है। तो मतलब मून किस पर हो गया है? मोशन पे। यहीं अगर मैं बात करूं कि मून पर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, उस पर्सन के रेस्पेक्ट में बात करें तो मून किस पर कहलाएगा? रेस्ट पे। अरे यार सीधे सीधे समझो ना, मैं अर्थ पर हूँ, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज की क्या? नहीं की। तो मैं अर्थ के लिए किस पे हूँ? रेस्ट पे। मेरे लिए अर्थ भी किस पर हो गई है? रेस्ट पे हो गई ना। अगर मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो अर्थ भी मेरे रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करेगी। अब मैंने मूव कर लिया, अब मैंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो अर्थ के रेस्पेक्ट में मैंने मोशन किया। लेकिन मैं तो इस दुनिया में अपने आप को सेंटर मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि भैया मैं रेस्ट पर हूँ, बाकी की पूरी दुनिया मेरे अकॉर्डिंगली मूव कर रही है। तो अगर मान लो मैं उठ के यहाँ पर आ गया तो मैं क्या मानूंगा? अर्थ भैया मूव कर गई। समझना इस चीज़ को, जैसे कि इस क्वेश्चन को समझना। क्या बात बोली मैंने? हम मान लो किसी बस या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी करते हैं, हमने देखा ही, हम क्या कहते हैं? वो पहाड़ आ रहा है, चला गया। वो बिल्डिंग आ रही है, चली गई।
वो सामने से कार आ रही है, कार तो आएगी सही, ऑब्वियस बात है कार आ रही है, लेकिन बिल्डिंग आ रही हैं, ट्रीज़ आ रही हैं, पहाड़ आ रहे हैं, सिटी के सिटी उठ के आ जाती है। हम कहते हैं ना फलाना सिटी आ गई, हाँ वो आने वाली है। अब ये सिटी आती कि हम उसकी तरफ जाते हैं, मुझे को बता, हम उसकी तरफ जा रहे हैं ना, वो तो हमारी तरफ नहीं आ रही है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, वो सिटी हमारी तरफ आ रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को किस पर डिक्लेयर कर दिया, भैया हम रेस्ट पर हैं। सीधी सी बात, मैं खुद को किस पे मान रहा हूँ, रेस्ट पर। बाकी की पूरी दुनिया को फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व। तो अगर मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि मैं अपने आप को रेस्ट पर मान लूँ, भले ही मैं मूव कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं मूव करता दिखाई दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने खुद को किस पर मान लिया, रेस्ट पे। अब अगर मैंने अर्थ के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज की, तो अर्थ ने भी तो मेरे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज की होगी। इसीलिए मैंने किसको मान लिया, अर्थ को। किस पर, मोशन पे। किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में। आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि रेस्ट और मोशन क्या चीज़ होती है। रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कोई बॉडी एग्जैक्टली रेस्ट पर है या एग्जैक्टली मोशन पर है। ठीक है, आप क्या बता सकते हैं, वो रिलेटिवली बात कर सकते हैं कि कोई बॉडी रिलेटिवली रेस्ट पर है या रिलेटिवली मोशन पे। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। बता देता हूँ आपको लोग क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है मोशन। मोशन की डेफिनेशन लिखें, इफ अ बॉडी, मोशन, इफ अ बॉडी changes its position with respect to a reference body, then the body is called in state of motion with respect to that reference body, विथ रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस बॉडी। किसके रेस्पेक्ट में, एक रेफरेंस बॉडी। रेफरेंस बॉडी मैंने बता दिया ना, रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं बॉडी हो, रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है। देन द बॉडी इज कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ मोशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करी तो किस में हो जाएगी, मोशन में। किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस बॉडी ओनली। समझ में आया। यहीं अगर हम बात करें रेस्ट की, तो रेस्ट में क्या होगा, रेस्ट की डेफिनेशन में हो जाएगा, इफ़ अ बॉडी डज नॉट, तो यहीं पर मैं थोड़ा अमेंडमेंट कर देता हूँ, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to a reference body, then the body is called in the state of rest with respect to that reference body। ठीक है, तो रेस्ट की डेफिनेशन भी आ गई होगी आप लोगों को समझ में कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस बॉडी, देन द बॉडी विल बी कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस बॉडी। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि देखो क्या हुआ, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हुआ, ये जैसे मार्कर है मेरे पास, इसके पास कुछ मास होगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके पास कुछ लेंथ होगी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, ये इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। टेम्परेचर ये तो सराउंडिंग के बराबर होगा। अरे मान लो यार कोई एक बॉडी है जो ऑटोमेटिकली हीट जनरेट कर रही है, ठीक है, एक कोयला हो गया, कोयले को हमने बर्न कर दिया तो वो हीट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसका तो टेम्परेचर होगा ना, उस टेम्परेचर को मेजर करना है, दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हो गया कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे थे, फिजिकल क्वांटिटीज। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है। अब इसमें हमें ये समझना है कि इनको हमने कैटेगराइज किया है। कैटेगराइज क्यों किया है, ज़रूरत पड़ी यार भैया, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि क्या हुआ था कि इनको स्टडी कर पाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए अपन को दो कैटेगरी में डाल दिया। एक हो गया स्केलर क्वांटिटी, एक हो गया है वेक्टर क्वांटिटी। तो समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हेडिंग है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड वेक्टर मतलब क्या होता है,
मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। अब सबसे पहले अपन वेक्टर क्वांटिटी को समझ लेते हैं, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली समझ में जाएगी। क्या मतलब हुआ मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन? जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, ये बॉडी है, इसका मास m है, ये प्लेटफॉर्म पे, ये सरफेस पे रखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, इमेजिन करें यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, सरफेस है, यहाँ पर हमने इस बॉडी को रख दिया। अब मैं 10-15 अलग अलग लोगों को बुलाता हूँ और कहता हूँ इस बॉडी पे फोर्स लगाना है। फोर्स कितना लगाना है? 5 न्यूटन। तो मैंने बताया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो मैंने उनको क्या प्रोवाइड करा दी? डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करा दिया। 5 न्यूटन मतलब क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड बता दिया। अब क्या क्या हो सकता है वो चीज़ समझते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, क्या क्या करेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़ की हम बात करते हैं। कोई क्या कर सकता है? इधर फोर्स लगा सकता है, 5 न्यूटन का ही लगाना है ना, इधर लगा दिया। कोई इधर से लगा सकता है, कोई फॉरवर्ड लगा देगा, कोई इधर बैकवर्ड लगा देगा, कोई डाउनवर्ड लगा के चला जाए, कोई इसको ऊपर उठा कर चला जाए, कोई इधर की डायरेक्शन, कोई इधर की डायरेक्शन। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? बहुत सारी हैं। तो क्या सभी लोगों ने एक जैसा काम किया? क्या नहीं किया। एक जैसा काम क्यों नहीं किया? अगर मान लो जैसे कि मैं तुम लोगों को कुछ काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दूँ और वो काम सब लोग अलग अलग करके लेकर आए, इसका मतलब मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन गलत दिए होंगे या कुछ इंस्ट्रक्शन की कमी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोगों ने काम एक जैसा नहीं किया, तो इंस्ट्रक्शन की कुछ ना कुछ कमी है। अब हम इंस्ट्रक्शन के साथ, इंस्ट्रक्शन में अभी जो अपन ने मैग्नीट्यूड दिया था उसके साथ डायरेक्शन भी दे देते हैं। तो मैंने क्या बोला? 5 न्यूटन इन ईस्ट, 5 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है। अब क्या हो सकता है समझना, जैसे 5 न्यूटन का फोर्स तो लगा नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट की डायरेक्शन लगाना है। मैं जितने भी लोगों को बुला रहा हूँ उनको मैंने डिफाइन कर दिया कि ये जो डायरेक्शन है, इधर सामने वाली डायरेक्शन है वो ईस्ट है, तो सब आ रहे हैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, सब आ रहे हैं इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, सब आ रहे हैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। कितना? 5 न्यूटन का, ठीक है। मतलब कि उन्होंने मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन दोनों के साथ काम किया, तब जाके अपना काम क्या हो रहा है? प्रॉपर हो रहा है, जो चाहिए था हमें वो हो रहा है। इट मीन्स दैट देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या करने के लिए? टू कंप्लीट देयर सेंस। अगर हम उनको डायरेक्शन नहीं देंगे तो सेंस इनकम्प्लीट रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि लगाना कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, वो पता नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूँ कि 2 मीटर यहाँ से दूर चले जाओ, अब 2 मीटर दूर तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं भैया? लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, कुछ एंगल पर इधर इधर बहुत सारी डायरेक्शन से सब जगह जा सकते हैं। कोई इच्छा हो तो किसी को गड्ढा खोद के नीचे चला जाए, कोई हवा में ऊपर लटक जाए, तो कितनी सारी डायरेक्शन है, बहुत सारी डायरेक्शन है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं बोलूँ कि वेस्ट में 2 मीटर जाना है, तो वेस्ट में ही कहाँ जाएंगे? 2 मीटर की तरफ जाएंगे। समझ में आया? तो मतलब कि क्या हुआ, काम कब कंप्लीट हो रहा है, सेंस कब कंप्लीट हो रहा है? जब हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करा दें। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कहेंगे? वेक्टर। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, उनको क्या कह दिया जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ इसका मास 100 ग्राम है, किस डायरेक्शन में? ज़रूरत पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या इस केस में? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है? मैग्नीट्यूड की। देयरफॉर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई कि जिसको सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट हो? मैग्नीट्यूड की, उसको हम क्या कह देंगे? स्केलर। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्या करने के लिए? टू कंप्लीट देयर सेंस, आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। तो चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी लिखें, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लें, जल्दी से नोट करें। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी की, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू कंप्लीट देयर सेंस, to complete their sense are called scalar quantity. Example, those physical quantities which required only magnitude to complete their sense are called scalar quantity. Example इसके देख लेते हैं, mass, length, time, temperature, area, volume, density
और भी बहुत सारी क्वांटिटी एटसेट्रा, ये सब किसकी कैटेगरी में आती हैं? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, to complete their sense are called vector quantity। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट, अभी हम समझेंगे। फिर उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, बहुत क्वांटिटीज़ हैं यार, बहुत सारी है। तो ये क्या क्या पढ़ लिया हमने? स्केलर और वेक्टर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को समझ लिया। अब हमने पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है।